नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट 2024 के अंदर कैसी रैली आ सकती है, किस तरीके के स्टॉक्स परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, किन के अंदर हमारी पोजीशंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करके चलूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जिस तरफ हमारे में से किसी का ध्यान नहीं गया वो ये कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका पैसा कमा कर देने की काबिलियत है, मतलब अर्निंग पोटेंशियल है, लेकिन अभी भी उनका ना मार्केट प्राइस कम है। तो ऐसी कंपनियां जिनके अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज हुआ है लेकिन उनके मार्केट प्राइस से डिक्रीज हुए हैं, ऐसी जगह पर यह स्टेबल रहे, तो उस जगह पर उनका जो प्राइस अर्निंग मतलब पीई रेशियो है वो कॉन्टिन्यूसली फॉलो हुआ है। तो ऐसी कंपनियां जिनके अंदर अचानक ही पीई रेशियो डिक्रीज हुए हैं इन क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ में, ऐसी कंपनीज को निकाल कर शॉर्टलिस्ट कर लेना हमारे लिए एक समझदारी बन सकती है। तो मैंने ऐसी कंपनीज को निकाल कर शॉर्टलिस्ट किया है, उनके अंदर से मैं कुछ स्टॉक्स आपको समय समय पर शेयर भी करता रहूंगा। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग जो मतलब इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये कि हम सब लोग ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पीछे भाग रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के पीछे भाग रहे हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले वक्त में जो फ्यूचर होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ऐसी चीज़ें जो उसका जो मेन कंपोनेंट है वो है बैटरी, और बैटरी हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते। बैटरी का जो रॉ मटेरियल है और इवन जो बैटरी है वो हम सब क्या करते हैं, इम्पोर्ट करके चल रहे हैं। तो मतलब एक इम्पोर्ट, एक ऐसा सेक्टर है जो मोस्टली इम्पोर्ट के ऊपर बेस्ड होगा, वो सेक्टर आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। इसके ऊपर मेरे को थोड़ा सा मतलब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। मतलब उनके आप उनके कंस्ट्रक्शन को देख लीजिए, या फिर अगर आप मतलब ना उनका जो उनका मेन वर्किंग है उसके रॉ मटेरियल को देख लीजिए। आप अगर कोई कार सेकंड हैंड खरीदने जाते हो तो आप उस कार के अंदर सबसे पहले क्या देखते हो? आप उसके इंजन को देखते हो ना, उसका इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको पता है कि ना जो आने वाले वक्त में वो जो इंजन है ना, इस इंजन के दम पर इस कार ने दौड़ना है। ठीक है, तो मतलब इस इंजन के दम पर इस कार ने दौड़ना है, तो मतलब उस कंडीशन में आप लोग जो ज़्यादा फोर्स करते हो, ज़्यादा पुश करते हो, वो इंजन को करते हो, है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ना इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो टेक्नोलॉजी होगी, कंपनियां कुछ इस तरीके के डेवलप करके चलेंगी कि वो कम पोल्यूशन वाला फ्यूल यूज़ करें या नो पोल्यूशन वाला फ्यूल यूज़ करें, जिसके अंदर मेन फ्यूल जो निकल कर आएंगे वो हाइड्रोजन फ्यूल और निकल कर आएगा एथेनॉल फ्यूल। तो मतलब एथेनॉल बेस्ड टेक्नोलॉजी वाले जो इंजन्स हैं और जो हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी मतलब हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज़ करने वाले जो टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स हैं, इस तरीके के इंजन्स काम करेंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां काम करेंगी। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट इस तरफ ध्यान होगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें उन सेक्टर्स के, उन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो इनके साथ रिलेटेड है। अगली चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है वो ये कि अगर आने वाले वक्त में किसी भी गवर्नमेंट ने वोटर्स को लुभाना है तो उनको कुछ आकर्षक पैकेजेस लेकर आने पड़ेंगे। अब वो आकर्षक पैकेजेस किस तरीके के होंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये निकल के आती है कि यार आप अगर कितना भी घुमा फिरा कर बातें कर लो, खाना तो मतलब हम जब अपने घर में खाते हैं तभी हमारा पेट भरता है, तो घर में खाना कब आएगा? जब घर में पैसे आएंगे। अब घर में पैसे कैसे आएंगे? तो हमें ये समझना चाहिए कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर और एक आपके इसमें जो एमएसएमई सेक्टर है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले सेक्टर्स हैं, ये ना मैक्सिमम वोटर्स यही हैं। तो इन दोनों के को किस में ज़्यादा फायदा होगा? इन दोनों को ज़्यादा फायदा होगा कि अगर इनकम टैक्स थोड़ा कम कर दिया जाए, तो इनकम टैक्स में अगर रिलीफ होगा, तो इनकम टैक्स रिलीफ होगा तो मतलब ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च करने के लिए पैसा मिलेगा, और ज़्यादा खर्चे जो आएंगे वो मतलब अगर सर्विस सेक्टर, अगर गवर्नमेंट सेक्टर के, वो सर्विस सेक्टर के बारे में बात करके चलेंगे तो ये लोग खर्चा करके चलेंगे मकानों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, है ना। और मतलब एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर तो खैर इनका खर्चा होता ही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट किसी तरीके का कुछ ऐसा रिलीफ लेकर आती है इनकम टैक्स पेयर के लिए, तो आने वाले वक्त के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सेक्टर है उसके अंदर बूम आ सकता है। किसमें? मतलब हाउसिंग लोन्स के अंदर, मतलब जो हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर के अंदर एक बड़ा चेंज आ सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सर्विस सेक्टर है अगर उसको इनकम टैक्स में रिलीफ मिल गई, और दूसरा क्या कहते हैं, उसकी एक फिक्स इनकम है, जो पता है आपके उसमें कि सर्विस सेक्टर वाले की इतनी इनकम तो आनी है, इतनी सैलरी उसकी यही है, तब उस कंडीशन में आने वाले वक्त में वो मकान खरीदने की तरफ अपना ध्यान देगा और मकान परचेज करेगा। और जब वो मकान परचेज करने के लिए जाएगा तो हाउसिंग सेक्टर के अंदर बूम आएगा। तो हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनीज की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। अगला ध्यान जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको कुछ ऐसे लोन मिलने चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लोन हो, जिनसे ये रॉ मटेरियल परचेज कर सकें और रॉ मटेरियल खरीदने के बाद में अपनी फिनिश गुड्स बनाकर बेच के इनका इंटरेस्ट वापस कर सकते हो। तो गवर्नमेंट शायद ज़्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है इसमें, क्योंकि मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे तो अनसिक्योर्ड लोन्स की तरफ ध्यान होगा।
और मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए को इसी से बूम मिल सकता है। तो गवर्नमेंट अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लुभाना चाहती है, तब उस कंडीशन में उसको कुछ ऐसे लोन निकालने पड़ेंगे जिससे क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी हों वो लोग जो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो ये इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसी कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो उभर कर सामने की तरफ आए हैं और वो लोन प्रोवाइड करके चल रहे हैं, वो लोग ना वो लोन प्रोवाइड करके चल रहे हैं ऐसे सेक्टर्स को, ऐसी कंपनीज को, ऐसी दुकानों को जिनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर हमारा ध्यान ऐसी एनबीएफसीज की तरफ होना चाहिए और ऐसी बैंक्स की तरफ भी होना चाहिए जो लोग इस तरीके के एनबीएफसीज के थ्रू मार्केट के अंदर पैसा अपना देकर चल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली एनबीएफसी क्या करती हैं, वो लोन बुक फिल करती है किसी न किसी बैंक का। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ रहा होगा, तो इसको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए तीसरी चीज़ है जो एग्रोकेमिकल सेक्टर है। एग्रोकेमिकल सेक्टर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए कि इस एग्रोकेमिकल सेक्टर की जो पिटाई होती है वो उसकी वजह थी कि रॉ मटेरियल का महंगा मिलना। और रॉ मटेरियल महंगा क्यों मिल रहा था, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो वो पैसा उधार लेकर आते थे उसके ऊपर ब्याज बहुत ज़्यादा उनको देना पड़ता था, जिसकी वजह से यूएस के अंदर बड़ी पिटाई हुई थी एग्रोकेमिकल सेक्टर की, और उसकी वजह से हर जगह पर पूरी दुनिया में एग्रोकेमिकल सेक्टर के स्टॉक्स पिटे हुए हैं। तो एग्रोकेमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमारा ध्यान जाना चाहिए पेंट सेक्टर के स्टॉक्स पर। इनकी जो महंगाई थी पेंट सेक्टर की, उसकी वजह थी क्रूड ऑयल, और क्योंकि इनका जो मेन कंपोनेंट है वो क्रूड ऑयल होता है, और क्रूड ऑयल के अंदर अगर गिरावट आएगी तो आने वाले वक्त के अंदर पेंट सेक्टर भी मूव कर सकता है। तो देखिए ये वो सेक्टर है जिनकी तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। इन्हीं के स्टॉक्स को मैंने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, अलग जगह पर अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड भी किया हुआ है, और मैं आप लोगों के साथ भी अपनी लिस्ट के कुछ स्टॉक्स को शेयर करता रहूँगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।